हेलो एंड वेलकम टू केएम स्टडी पॉइंट। आज हम एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन करेंगे। इनमें से किसी से लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती। लोगों का संघर्ष, विदेशी शासन द्वारा आक्रमण, उपनिवेशवाद का अंत, लोगों की स्वतंत्रता की चाह। तो इसमें से होगा विदेशी शासन द्वारा आक्रमण। आज दुनिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? राजशाही शासन की वह पद्धति है जो अब समाप्त हो गई है, तो ये गलत है। विभिन्न देशों के बीच संबंध पहले से किसी वक्त से अब कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक हैं, ये भी गलत है। आज पहले से किसी दौर से ज़्यादा देशों में शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा हो रहा है, ये कथन सही है। आज दुनिया में सैनिक तानाशाह नहीं रह गए हैं, ये गलत है। निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र की ज़रूरत है ताकि दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। आज दुनिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? चिले ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी, नेपाल सैनिक तानाशाही की समाप्ति, पोलैंड एक दर के शासन का अंत, राजा के अधिकार छोड़ने पर सहमति। तो इसमें से सही क्या है? चिले एक सैनिक तानाशाही की समाप्ति, नेपाल राजा के अपने अधिकार छोड़ने में पर सहमति, पोलैंड एक दल के शासन का अंत, घाना ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी। गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के आधार पर इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। तो आपको पता है कि गैर लोकतांत्रिक शासन में क्या होता है? प्रेस को आज़ादी नहीं होती, लोगों को लोग अपने आप से वोट नहीं दे सकते और ऐसी बहुत सी कठिनाइयाँ होती हैं। तो अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देश बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हैं। गैर लोकतांत्रिक देशों में लोगों को आज़ादी से अपने नेता नहीं चुन सकते। वे शासन कर रहे लोगों की अनुमति के बिना राजनीतिक दलों का गठन नहीं कर सकते। वे वास्तविक आज़ादी का आनंद नहीं उठा पाते। कुछ चरम मामलों में प्राधिकारियों का विरोध करने वाले लोगों को सताया जाता है और मार दिया जाता है। चिले में 1973 का सैनिक तख्तापलट तथा पोलैंड की कम्युनिस्ट सरकार जिनसे 1990 तक शासन किया, दमनकारी गैर लोकतांत्रिक शासन के उदाहरण हैं। जब लोकतंत्र किसी सेना द्वारा उखाड़ फेंका जाता है तो कौन सी आज़ादी सामान्यतः छिन जाती है? तो जब लोकतंत्र किसी सेना द्वारा उखाड़ फेंका जाता है तो लोगों से उनके नेता चुनने की आज़ादी छिन जाती है, मतलब लोकतंत्र नहीं रह जाता। इसके अतिरिक्त उन्हें सरकार की उन नीतियों के विरुद्ध रोष प्रकट करने की आज़ादी की अनुमति नहीं मिलती जिन्हें वे नापसंद करते हैं, अर्थात न अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति मतलब बोलने की आज़ादी, न अपने व्यापार संगठन बनाने की आज़ादी, न ही निष्पक्ष चुनाव का अधिकार। उदाहरण में अगर हम देखें तो सन 1973 में चिले में जनरल ऑगस्तो पिनोशे द्वारा सैनिक शासन स्थापित किया गया, जबकि पोलैंड में सन 1989 से पूर्व जनरल जारूजेलेंस्की के नेतृत्व में गैर लोकतांत्रिक सरकार थी। दोनों ही मामलों में लोगों को पर वर्णित आज़ादी नहीं थी। वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र बढ़ाने में इनमें से किन बातों में मदद मिलेगी? प्रत्येक मामलों में अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। तो मेरा देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को ज़्यादा पैसे देता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ ज़्यादा सम्मानजनक व्यवहार हो और मुझे ज़्यादा अधिकार मिले। मतलब इनके कहने का मतलब है कि जो लोग ज़्यादा टैक्स देते हैं उन्हें ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सभी लोगों को जो अमीर आदमी हैं उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाए, जो गरीब हैं उन्हें उनके सामान लाने के लिए उन्हें सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। तो इससे दोनों में बैलेंस बना रहता है, गरीब और अमीर के बीच में खाई पैदा नहीं होती। मेरा देश छोटा या गरीब हो सकता है, लेकिन मेरी आवाज़ को समान आदर के साथ सुना और जाना चाहिए, क्योंकि इन फैसलों का मेरे देश पर भी असर होगा। हाँ, ये मेरा देश छोटा हो या गरीब हो सकता है, लेकिन मेरी आवाज़ समान आदर के साथ सुना जाए। हाँ, चाहे देश गरीब हो चाहे अमीर हो, लेकिन उसमें जो रहने वाले लोग हैं वो भी चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबको समान आदर के साथ सबकी बातों को सुनना चाहिए।
अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमीर देशों की ज़्यादा चलनी चाहिए, गरीब देशों की संख्या ज़्यादा है, सिर्फ इसके चलते अमीर देश अपने हित का नुकसान नहीं होने दे सकते। ये बिल्कुल गलत है। अब जैसे अमेरिका इतना अमीर देश है तो क्या छोटे छोटे जो देश हैं उनको सुना ही नहीं जाएगा, उनकी बात ही नहीं मानी जाएगी? इसीलिए ये गलत है। जितने भी अमीर देश हैं उन्हें बल्कि गरीब देशों की आर्थिक मदद करनी चाहिए ताकि वो भी अमीर हो सकें, वो भी उनकी भी आर्थिक स्थिति सुधर सके। भारत जैसे बड़े देशों की आवाज़ का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा वजन होना चाहिए। तो जैसे भारत जैसे बड़े देश हैं उनमें ज़्यादा जनसंख्या है, ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता है और साथ में गरीबी भी है, तो इसीलिए उनकी बात का भी वजन होना चाहिए। ये मेरे हिसाब से सही है। तो अब हम इसको बुक के हिसाब से पढ़ते हैं। तो इसका वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि प्रत्येक देश का और इसके नागरिकों को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, चाहे वह देश अमीर हो या अथवा गरीब। और खावाला, यह समानता एक अभिव्यक्ति की आज़ादी को बढ़ावा देगा। यदि ऐसा वैश्विक स्तर पर किया जाता है तो यह अवश्य ही वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ाने में मदद करेगा। यह वैश्विक स्तर अग्गा वाला देखेंगे, यह वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ाने में योगदान नहीं देगा, क्योंकि अमीर एवं गरीब देशों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह इस सामाजिक आर्थिक समानता लाने में मददगार नहीं होगा, जो कि लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। वैश्विक स्तर पर सभी देशों चाहे वे अमीर हों या गरीब हों, सबको बराबरी का स्थान मिलना चाहिए। घा वाला देखेंगे, यह भी वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र में कोई ज़्यादा योगदान देगा, क्योंकि किसी देश का आकार अथवा भौगोलिक क्षेत्रफल उसकी अन्य देशों से श्रेष्ठता की कसौटी नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठता मतलब बड़ी। नेपाल के संकट पर हुई एक टीवी चर्चा में व्यक्त किए गए 3 विचार जो कुछ इस प्रकार के थे, इनमें से आप किसे सही मानते हैं और क्यों? तो हम इन्हें पढ़ लेते हैं। इनमें से हम किसे सही मानते हैं और क्यों मानते हैं। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए राजशाही के खिलाफ लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले नेपाली लोगों के समर्थन में भारत सरकार को ज़्यादा दखल देना चाहिए, और यह एक खतरनाक तर्क है। हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां इराक के मामले में अमेरिका पहुंचा है। किसी भी बाहरी शक्ति के सहारे लोकतंत्र नहीं आ सकता, लेकिन हमें किसी देश के आंतरिक मामलों की चिंता ही क्यों करनी चाहिए? हमें वहां अपने व्यावसायिक हितों की चिंता करनी चाहिए, लोकतंत्र की नहीं। ये 3rd वाला पॉइंट सही है। तो वक्ता 2 के मत से आसानी से सहमत हुआ जा सकता है, क्योंकि किसी देश में उस देश के नागरिक ही लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। एक काल्पनिक देश आंदोलन में लोग विदेशी शासन को समाप्त करने में, आप इसको पढ़ लेंगे और मैं इसको आंसर को बताती हूँ। जैसे चमन आनंद लोग एक लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि लोगों ने विदेशी शासकों को उखाड़ फेंका और राजा का शासन बहाल मतलब लागू किया। चंपा आनंद लोग लोकतांत्रिक देश नहीं है, क्योंकि लोग अपने शासन की आलोचना नहीं कर सकते। राजा अच्छा हो सकता है और आर्थिक समृद्धि भी ला सकता है, लेकिन राजा लोकतांत्रिक शासन नहीं ला सकता। तो आलोचना मतलब कि हम राजा के बारे में कुछ भी गलत नहीं कह सकते। चंदू, लोगों को खुशहाली चाहिए, इसीलिए वे अपने शासक को अपनी तरफ से फैसला लेने देना चाहते हैं। अगर लोग खुश हैं तो वही शासन लोकतांत्रिक ही है। इन तीनों कथनों के बारे में आपकी क्या राय है? इस देश में सरकार के स्वरूप के बारे में अपनी राय क्या है? आपकी राय क्या है? तो चमन का कथन गलत है, क्योंकि किसी विदेशी ताकत को उखाड़ फेंकना मात्र स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं है। चंपा का कथन सही है। लोकतंत्र प्रजा का शासन है। प्रजा मतलब लोगों का शासन है। प्रजा को अपने शासन के सवाल करने का अधिकार होना चाहिए। चंदू का कथन गलत है। लोगों की खुशी मात्र ही लोकतंत्र की घटक नहीं है। लोग राजा के साथ खुश हो सकते हैं, किंतु वह कोई चुना गया प्रतिनिधि नहीं है, और इसीलिए वह लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकता। तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।